बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ठीक है जी। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 19, आज की कहानी। ठीक है जी। आज की कहानी शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई सवाल नंबर 19 से। आज की क्लास का कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए मेरे भाई हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। मान लीजिए स्टूडेंट हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है। ये ट्रायंगल है ए बी सी। सब बच्चे प्यार से समझिएगा। मान लीजिए बच्चों हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैंने किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल के बाइसेक्टर खींचे। दो एंगल के, दो एंगल हैं बी और सी। मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा बच्चों, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। समझ में आ गई आपको मेरी बात? हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है और एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है, और ये दोनों बाइसेक्टर यहां मिलते हैं वर्टेक्स ओ पर। सुनते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये वर्टेक्स आई बोल देते हैं इसको। यहां मिलते हैं मेरे प्यारे भाई, ये वर्टेक्स आई पर मिलते हैं, आई पर। समझ में आया? तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल के बाइसेक्टर खींचोगे, जैसे मैंने एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल की जो वैल्यू होगी, एंगल बी आई सी, इस एंगल का जो मान होगा वो होगा बच्चों 90 डिग्री प्लस ए बाई टू। सीधा फॉर्मूला 90 डिग्री प्लस, मैंने एंगल बी और सी का बाइसेक्टर खींचा, तीसरे एंगल का नहीं खींचा। तो जो तीसरा एंगल है बच्चों आपका, तीसरा एंगल, ये वाला एंगल जो तीसरा एंगल है, इस तीसरे एंगल का आधा 90 डिग्री प्लस ए बाई टू। ये मेरे प्यारे भाई थ्योरम है, आपको इसको कॉपी में लिख लीजिए प्यारे बच्चे। ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल के बाइसेक्टर खींचते हैं एंगल बी सी का, तो वो बाइसेक्टर खींचने से जो एंगल बनेगा बी आई सी, उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल का आधा। सीधा पेपर में सवाल आता है। अच्छा, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करेंगे वो भी समझा देता हूं। मान लीजिए मेरे भाई ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो आधा आधा हो जाएगा। ये होगा बी बाई टू और ये भी बी बाई टू होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये मैंने यहां एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है, तो ये क्या आएगा मेरे भाई सी बाई टू, और ये भी सी बाई टू होगा। बोलो हाँ, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, कौन से को? ट्राइंगल बी आई सी को। अगर ट्राइंगल बी आई सी को ध्यान से देखो, ये एंगल बी बटे दो है, सी बटे दो है, तीसरा एंगल है बी आई सी। तो तीसरा जो एंगल होगा मेरे भाई वो क्या आएगा? तीसरा एंगल होगा 180 डिग्री में से घटा देंगे बी बाई टू प्लस सी बाई टू। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे बी बाई टू प्लस सी बाई टू। बोलो हाँ। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल पता है, तीसरा एंगल कैसा आएगा? 180 डिग्री में से घटा दो बी बाई टू प्लस सी बाई टू। अब आप मुझे बताओ, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो अगर मैं दोनों तरफ दो से डिवाइड करूं, ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू बराबर क्या आएगा मेरे भाई? 180 बटे दो, 90 डिग्री। ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू बराबर 90 डिग्री आएगा। बी बाई टू प्लस सी बाई टू क्या आएगा? अगर मैं ए बाई टू को धर ले जाऊं तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू हो जाएगा। ए बाई टू को धर ले जाऊं तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू आएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। तो मेरे भाई यहां पर ये बी बाई टू प्लस सी बाई टू की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये बी बाई टू प्लस सी बाई टू की जगह स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। बी बाई टू प्लस सी बाई टू की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। कर दीजिए, 180 में से 90 घटाएंगे, 90 डिग्री घटा दो ना, और माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस ए बाई टू। हो गया ना प्रूफ? ये जो जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, ये सब बेसिक से प्रूफ हो सकते हैं। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा? हिमांशु कुमार, सब कुछ एकदम सीक्वेंस में है, सब कुछ।
बच्चों सबको समझ में आ गया आज की क्लास का पहला कंसेप्ट? पहला कंसेप्ट। अब देखिए इन थ्योरम का कोई नाम नहीं है कि मैं इनको नाम देने लगूं जबरदस्ती का। हालांकि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उल्टे सीधे नाम देते हैं कि ये पतंगा कंसेप्ट है, ये लफंगा कंसेप्ट है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको एक चित्र से ही याद रखना है। कैसे याद रखना है कि भाई किसी भी त्रिभुज में अगर हम दो एंगल के बाइसेक्टर खींचते तो एंगल के बाइसेक्टर खींचने से जो एंगल बनेगा बीआईसी, इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल का आधा। 90 डिग्री प्लस तीसरा जो एंगल बचा ये उसका आधा। मैंने प्रूफ भी करके बता दिया। तो सबसे पहले मैंने कंसेप्ट बताया, अब इस कंसेप्ट पर सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के। सवाल नंबर 19। सवाल देखो, सवाल है किसी ट्राइंगल एबीसी में बी और सी के बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। अगर एंगल बीओसी दिया गया है तो कौन सा विकल्प सही है? बहुत बढ़िया मेरे भाई। सवाल में हालांकि डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, पर आपको बेहतर समझाने के लिए मैं बता देता हूं, ये सीधा फॉर्मूला ही पेपर में पूछा गया था। सवाल यह है कि किसी ट्राइंगल एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में बी और सी के बाइसेक्टर बिंदु ओ पर मिलते हैं। मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा और हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। ये दोनों बाइसेक्टर यहां मिलते हैं पॉइंट ओ पर। बोले अगर एंगल बीओसी दिया गया तो कौन सा सही है? तो भैया ये जो एंगल बीओसी बनेगा दो एंगल के बाइसेक्टर खींचने से, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल का आधा। तीसरा जो एंगल बचा वो है ए, तीसरा एंगल एंगल ए का आधा ये आएगा। लेकिन सवाल के जो चार ऑप्शन है उसमें एंगल ए बताना है, तो भैया 90 डिग्री इधर जाएगा। एंगल बीओसी माइनस 90 डिग्री बराबर क्या आएगा? एंगल ए बटे 2, एंगल ए बाई 2। ठीक है जी। अब ये बटे 2 की यहां गुणा हो जाएगी, बटे 2 है, इस 2 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा मेरे बच्चों। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो एंगल ए का मान है ट्वाइस ऑफ एंगल बीओसी माइनस 90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो सीधा फॉर्मूला ही पूछा है। अब देखो मोहम्मद आरिफ इसमें भी गलत बता रहा है, वो ए ऑप्शन बता रहा है। बताओ मैं इस बच्चे को कैसे सिखाऊं? अगर कोई बच्चा इस फॉर्मूले को भी नहीं तोड़ मरोड़ सकता तो भैया उसे कैसे सिखाऊं भाई मैं? आप खुद बताओ। पेपर कोई चाशनी नहीं है कि मैंने आपको बता दे कि ये पेपर में आएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पे सवाल कराऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्ट पेपर में नहीं आएगा। ठीक है जी। आइए अगला सवाल करके बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। जल्दी करिए, आज हमें सवाल नंबर 36 तक करना है, 36 तक करो। यदि किसी ट्राइंगल का एक एंगल 74 डिग्री है, किसी ट्राइंगल का एक एंगल 74 है, तो पूछा है देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। तो अदर दो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। यह सवाल में चित्र भी बनाने की जरूरत है। यह सवाल है कि भाई एक ट्राइंगल का एक एंगल 74 डिग्री है, तो बाकी जो दो इंटीरियर एंगल हैं इनके बाइसेक्टर के बीच का एंगल आपको बताना, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल का डायरेक्ट नहीं आएगा फॉर्मूला, 90 डिग्री प्लस 74 का आधा। 74 का आधा होता है 37, 90 में 37 जोड़ूंगा 127 डिग्री। आंसर आ गया पहला ऑप्शन, 1 सेकंड में आंसर। यानी कि थ्योरम पता तो सवाल दफा। सवाल है आपके सामने बच्चों 21, ये बताइए करो बच्चे। करो। सवाल यह है कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी और सी के बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। अगर एंगल बीओसी 122 डिग्री है तो एंगल ए का मान क्या है? उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन। भाई हमने ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी और सी के बाइसेक्टर खींचे, वो ट्राइंगल के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। ये एंगल बीओसी दिया 122 डिग्री, तो मैंने बी और सी के बाइसेक्टर खींचे हैं। एंगल बीओसी 122 डिग्री, क्या होगा? 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल ए का आधा। यही तो थ्योरम है भाई। तो एंगल ए क्या आ जाएगा?
90 घटाओ 122 में से 90 घटाओ 32, 32 का दुगुना 64 डिग्री, तो एंगल ए का मान 64 डिग्री आ जाएगा और ये मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। ठीक है, कर लोगे बच्चों? तो मैं जो पढ़ाता हूं बहुत सीक्वेंस से बना पढ़ाता हूं, चीजें अरेंज करके, उचड़ पुचड़ नहीं रहती मेरे भाई इसमें। आगे चलेंगे, अगला कंसेप्ट मेरे भाई, अब अगला कंसेप्ट। ठीक है जी, कंसेप्ट नंबर 2 आज की क्लास का। अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा जाए। अब मान लीजिए मेरे भाई आपके सामने ये एक ट्राइंगल है, मान लो प्यारे बच्चों आपके सामने ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। स्टूडेंट्स ठीक है ना, ये ट्राइंगल है। तो हमें ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर नहीं खींचने, हमें ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचने हैं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। ट्राइंगल के दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचने हैं। भाई मैंने यहां पे साइड ए बी को आगे बढ़ाया, मैंने साइड ए बी को आगे बढ़ाया है और मैंने साइड ए सी को आगे बढ़ाया। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे ही बढ़ाएंगे, ऐसे ही बढ़ाएंगे। हमने साइड ए बी को आगे बढ़ाया है और हमने साइड ये ए सी को आगे बढ़ाया है। बोलो, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं है। तो आप मुझे बताइए ये क्या है? ये है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स बी का एक्सटीरियर एंगल है। ये है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स सी का एक्सटीरियर एंगल है। भाई ये कौन है? तो भैया अगर मैं ट्राइंगल के दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचूं, मैंने इस एक्सटीरियर एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा और मैंने इस एक्सटीरियर एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एक्सटीरियर एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, एक्सटीरियर एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा और ये दोनों यहां पर मिलते हैं पॉइंट ओ पर। तो ये वाला जो एंगल बनेगा आप इसको खुद से प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ की हालांकि कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये जो एंगल बनेगा मेरे भाई एंगल बी ओ सी, इस एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, बस माइनस आएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, बात खत्म। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचेंगे, भाई ये कौन समझी भाजक, तो ये जो एंगल बनेगा बीओसी ये क्या आएगा 90 डिग्री माइनस तीसरे एंगल ए का आधा, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। समझ में आया? कृष कश्यप ये कोचिंग है बेटा, ट्यूशन नहीं है। ठीक है जी, एंगल बीओसी बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। बच्चा करा सर, कहां गया ये, इसको सर पूरा लिखिए। अरे भाई अगर तू यहां से यहां तक भी नहीं लिख पा रहे तो तुम क्या तैयारी कर रहे हो? मैं छठी क्लास का ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहा हूं। इतनी बुद्धि होनी चाहिए और इतने स्टेप्स की कटिंग दिमाग में आनी चाहिए कि आप सीधा लिख पाओ कि 90 उधर जाएगा, 122 में से 90 32, 2 की गुणा हो जाएगी 32 दूनी 64, वरना कोई फायदा नहीं तुम्हारी पढ़ाई करने का। एक एक बात अगर छोटे बच्चे की तरह मैं लिख के बताऊंगा तो आपका दिमाग इतना स्लो और इतना ठप हो जाएगा भाई कि आप जो है पेपर में सारा आने के बावजूद भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा पढ़ने का फायदा क्या, या पूरा पेपर अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। आता आपको सब कुछ है पर आपका टाइम ही कम रह जाए पेपर में। और बहुत सारे बच्चों की समस्या यह है कि उनको सब कुछ आता पर टाइम ही पूरा नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत कम है। स्पीड ऐसे ही बिल्ट होती है कि जब आप स्टेप्स को काट काट के लिखना शुरू करते हो वो धीरे धीरे होगा बेटा।
आप मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहां पे 3 स्टेप लिख के बताऊं, आप खुद को यह मजबूर करो कि मैं तो 3 स्टेप को दिमाग में कर पाऊं, खुद को मजबूर करो आप। ठीक है भाई, समझ में आया? वरना बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि आता बहुत कुछ है पर पेपर में होता नहीं उनसे। चलो कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी भी त्रिभुज के दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा जाए तो ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है जी। और ये तो मैंने बता ही दिया कि भाई अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा जाए, इंटीरियर बाइसेक्टर है ना, ये मैंने पढ़ा ही दिया। ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा मैंने, एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, यहां पे मिल रहे हैं पॉइंट आई पर, पॉइंट आई पर, पॉइंट आई पर। ये एंगल बी आई सी कितना होगा? 90 डिग्री प्लस a/2। कितना आएगा प्यारे बच्चे? 90 डिग्री प्लस a/2। कोई तकलीफ इसमें? ये ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको बता देता हूं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, हालांकि इस पे कोई सवाल तो पेपर में आज तक आया नहीं। अगर हम दो एंगल के इंटर बाइसेक्टर खींच रहे हैं, एक्सटर बाइसेक्टर, ये तीसरा एंगल है, ये तीनों ने एक सीधी रेखा में होते हैं, ये ना तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ये सीधी रेखा में आएंगे। ये तीनों जो पॉइंट है हमेशा एक सीधी रेखा में होते हैं मेरे भाई, यानी कि वर्टेक्स ए, ये पॉइंट आई और ये ओ, ये तीनों पॉइंट जो है सीधी रेखा में होंगे, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, समझ में आया जी। आगे चलिए, सवाल नंबर 22 करो बच्चों। सर ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करें अंजलि गौतम भैया? जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप बताइए, हमने आपको एक थ्योरम बता दी, इस थ्योरम पे मैं आपको 2 सवाल करा रहा हूं। इस थ्योरम की इतनी वैल्यू ही नहीं है कि इस पे मेरे भाई हम 2 से ज्यादा सवाल करें। बताओ बच्चों, सवाल नंबर 22 का आंसर क्या है? अगर आप सीरियस नहीं हो पढ़ने के लिए, बिल्कुल मान सकते हैं सचिन जाडिया जी। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 66 डिग्री है, ए बी ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है। तो ना आप सबसे पहले डायग्राम बना लो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको सवाल सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत ही पड़ेगी, अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आप कई बार पढ़ लोगे, कई बार रिवीजन कर लोगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको इतने छोटे सवाल को हल करने के लिए चित्र भी नहीं बनाना पड़ेगा, पर वो होगा प्रैक्टिस के बाद। ठीक है जी। आपके सामने सारी समस्या का एक ही समाधान है, प्रैक्टिस। सारी समस्या का, आपको कोई भी समस्या हो रही हो पढ़ाई में, प्रैक्टिस करो, दी एंड। सारी समस्या का एक ही समाधान, अंधाधुंध प्रैक्टिस। लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं, वो कुछ और चाहता है। प्रैक्टिस सारी समस्याओं का समाधान है। ट्रायंगल एबीसी में एंगल 66 है, ए बी ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है। अब हमने साइड ए बी को बढ़ाया पॉइंट डी तक, हमने साइड ए सी को बढ़ाया है पॉइंट ई तक, हमने साइड ए बी को बढ़ाया बच्चों बिंदु डी तक, हमने साइड ए सी को यहां बढ़ाया है पॉइंट ई तक। अब बात को समझिएगा, ये वाला एंगल बन गया बच्चों एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल बन गया सी बी डी, और ये एंगल है बी सी ई। बोला एंगल सीबीडी बीसी के बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर मिलते हैं, तो हमने एंगल सीबीडी का बाइसेक्टर खींचा इस एंगल का, और ये एंगल बीसी इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, यहां मिल रहे पॉइंट ओ पर। पूछा ये वाला एंगल क्या होगा? तो भाई बेसिकली ये एंगल एक्सटीरियर एंगल बी का और एक्सटीरियर एंगल सी का ही तो बाइसेक्टर है। ठीक है जी। ये क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस तीसरा जो एंगल बचा 66 का आधा। अब 66 का आधा 33, 90 में से 33 घटा दो 57 डिग्री, तो 57 डिग्री आ जाएगा, और सी ऑप्शन इसका आंसर है। खत्म। राजकुमार प्रजापति जी देखो, अगर आप सुअर से कुश्ती लड़ोगे तो सुअर तो कीचड़ में लौटता है, आपको भी कीचड़ में लौटना पड़ेगा। क्या कोई फायदा होगा? नहीं। तो उससे दूर रहने में फायदा है, यही काम मैं करता हूं। सर आप बेस्ट टीचर है, मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया। अभी? अरे भैया अभी कहाँ हुआ जीडी में?
अभी तो आपका फिजिकल मेडिकल बाकी है, उसके बाद कहना ना, इतना जल्दी नहीं होते बेटा खुश। आगे चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। चलो बच्चों, एक और सवाल करिए इस पे, सवाल नंबर 23, बिना डायग्राम बनाए करके बताइएगा भैया। पूजा यादव जी कह रहे हैं, गुड इवनिंग सर, माय फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स मेक फन ऑफ मी बिकॉज आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, एवरीवन सेज सीजल इज नॉट योर कप ऑफ टी, बट आई वांट ए जॉब इन सीजल ओनली एंड आई एम ओनली एलिजिबल फॉर दिस एंड नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट, प्लीज गाइड। पूजा यादव जी, आप मैथमेटिक्स में पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका सीजल में सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप देखो, सीजल का मैथ कोई 12वीं की तरह कोई आईआईटी का मैथ या नीट का मैथ तो है नहीं, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है, कोई भी बच्चा, आर्ट वाले भी कॉमर्स वाले भी निकालते हैं। अगर आप एक साल मेहनत से पढ़ लो, सारे कंसेप्ट पढ़ लो, 6-7 हजार प्रीवियस ईयर के सवाल कर लो, 100-150 मॉक टेस्ट लगा लो, बस आप इतना कर लीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। देखो सवाल देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड पी क्यू क्यू आर को, दो साइड है पी क्यू को और क्यू आर को एस टी तक बढ़ाया जाता है। फिर ये एक्सटीरियर एंगल है, एस क्यू आर और टी आर क्यू के बाइसेक्टर यू पर मिलते हैं, यू पर बाइसेक्टर मिलने एक्सटीरियर एंगल के, तो ये जो एंगल क्यू यू आर है 79 डिग्री है, 79 डिग्री पी पूछा है। तो भैया हमने दो एंगल क्यू और आर के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचे, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 90 डिग्री माइनस तीसरे एंगल पी का आधा, ये आएगा। तो P/2 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, 79 जाएगा राइट साइड में, तो 90 में से 79 घटाएंगे 11 डिग्री, तो P का मान आएगा 11 दूनी 22 डिग्री, और आंसर 22 डिग्री आ गया, हर बच्चा कर सकता था। चलो खत्म हो गया, आगे चलते हैं, कंसेप्ट खत्म, तीसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, ये ट्राइंगल का कंसेप्ट नहीं है, क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट है। इन एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज में, आप मेरे प्यारे भाई कोई भी क्वालिटर बना लीजिए, कैसा भी आड़ा टेढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्वालिटर बना लो आप। ये बना लेते हैं बच्चों, चलो हम, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा गंदा सा बन गए। चलो, तो मान लीजिए बच्चों मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के चारों एंगल का, चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम। अब इस पे थ्योरम क्या है मेरे प्यारे भाई, थ्योरम क्या है ये समझिएगा। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचे जाएं, दो लगातार एंगल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल के बाइसेक्टर खींचे लगातार, जैसे ये एंगल ए और ये एंगल बी दोनों लगातार एंगल हैं, तो मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा और मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ठीक भैया, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा और हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, समझे, ये लगातार एंगल है। ये गलती मत करना कि आप ए और सी का खींचने लगो, लगातार नहीं है, ए और बी लगातार है। तो मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, मान लीजिए कि यहां मिलते हैं ये पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी पर मिलते हैं, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो एंगल बनेगा ए पी बी, ये वाला जो एंगल बनेगा बच्चों ए पी बी, इस एंगल की जो वैल्यू होगी, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचे, इसकी जो वैल्यू होगी, बाकी बचे दो एंगल हैं सी और डी, बाकी दो बचे हुए एंगल हैं सी और डी, इनका एवरेज होगी, इनका एवरेज होगी एंगल सी प्लस एंगल डी बटे 2, इनका एवरेज होगी, ये आ गया बच्चे,
सी प्लस डी बटे 2। लिख लीजिए कॉपी में, लिख लीजिए। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम किन्हीं भी दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचेंगे तो मेरे प्यारे भाई ये जो एंगल बनेगा ए पी बी, इसकी वैल्यू बाकी दो जो रिमेनिंग एंगल हैं सी और डी, उनका एवरेज होगी, यानी कि सी और डी को जोड़ के आधा कर दीजिए, ये आ जाएगा। बच्चों आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, हालांकि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, आप चाहो तो मैं बता देता हूं, बताओ, वरना आपको थ्योरम याद करने से मतलब होना चाहिए। सर दो लगातार बीसी का भी खींचा जा सकता है, बिल्कुल भाई बीसी का भी खींचा जा सकता है। हां कृष्ण साहू, हाँ ए और डी भी लगातार हैं, ए और डी भी लगातार हैं, नो प्रूफ, ठीक है भाई, चलो वेरी गुड, अब समझदार हो रहे हो बच्चे। अगर सर इतनी सारी थ्योरम कैसे याद रखें, बेटा अभी तो इतनी सारी हुई भी नहीं, ज्योमेट्री में 200 से ज्यादा थ्योरम है। अगर आपका दिमाग 200 से ज्यादा थ्योरम एक चैप्टर में याद करनी है, इतना ही अलजेब्रा में, इतना ही त्रिकोणमिति में, तो तैयारी करो, वरना छोड़ दो। भाई सरकार तो उस बच्चे को नौकरी देगी जिसको थ्योरम दिमाग में याद रहे। आप पहले हाथ खड़े कर दे कि मैं कैसे करूं, तो सरकार भी कहेगी भैया मैं तो नहीं दूंगा नौकरी। आप बिना कहे रोने लगते हो चीजों को। अरे यार एक एक चीज को 10-10 बार लिखो, उस पर कई बार सवाल करो, प्रैक्टिस करो, होगा। बिना कहे रोने लगते हो, ये गलत बात है तुम्हारी। सुनेगा बच्चे, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, मैंने यहां पे दो एंगल के बाइसेक्टर खींचे, एंगल ए और एंगल बी का, ठीक है। देखो ये एंगल ए का बाइसेक्टर मैं बता देता हूं, चलो शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं। ये बाइसेक्टर आधा आधा हो जाएगा, a/2 a/2। ये भी एंगल बी का बाइसेक्टर है, हाफ हाफ हो जाएगा, b/2 b/2। डिटेल में जानना है बेटा ये कंसेप्ट। तो अगर मैं ट्राइंगल ए पी बी को देखूं, ट्राइंगल ए पी बी को, तो ये जो एंगल पी आएगा मेरे दोस्तों, ये क्या आएगा भैया, ये a/2 है, b/2, 180 डिग्री में से घटा देंगे, 180 डिग्री में से घटा देंगे, a/2 प्लस b/2, बोलो हां, 180 डिग्री में से। अब एक बात बताओ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं, ए बी सी डी, चारों एंगल को जोड़ के 360 आता है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 360 बटे 2, 180 डिग्री आ जाएगा। बच्चों अगर ये a/2 प्लस b/2 को ले जाओ आप लेफ्ट साइड में, ये a/2 प्लस b/2 को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो 180 डिग्री माइनस, ये लेफ्ट साइड में ले जाओ भाई, दिमाग में करा करो, 180 डिग्री माइनस a/2 माइनस b/2, क्या बचेगा, किसके बराबर बचेगा, c/2 प्लस d/2 के बराबर बचेगा। और उसी को लिख दिया मैंने c प्लस डी बटे 2, उसी को लिख दिया c प्लस डी बटे 2। आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हां जी सर आ गया। तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, कोई इसमें फारसी की आंख यहां पर नहीं थी, ठीक है जी। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम दो एंगल के बाइसेक्टर खींच रहे हैं, दो लगातार एंगल के, तो उस बीच में जो एंगल बनेगा वो बाकी दोनों का एवरेज होगा। ऐसे ही बच्चे सेम टू सेम, ऐसे ही भाई सी और डी भी लगातार एंगल है, सी और डी, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा और मैंने एंगल डी का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा प्यारे बच्चे, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, मैंने डी का बाइसेक्टर खींचा, और ये दोनों बाइसेक्टर यहां पे मिल रहे, मान लीजिए ये पॉइंट आर है। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, आप खुद ही बताओगे। हमने एंगल सी का बाइसेक्टर, डी का बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है मेरे भाई सी आर डी, ये जो एंगल बना है सी आर डी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी बताओ, ठीक है शॉर्ट में, हाँ चलो लिख लेते हैं, एंगल सी आर डी, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, शॉर्ट में लिखते हैं तो ज्यादा याद इंपैक्ट आएगा ना, पी लिख ले उसे, इसे एंगल पी लिख लो और इसे एंगल क्यों लिख लो, या रहने दो, यही रहने दो भाई। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने सी और डी का बाइसेक्टर खींचा, तो बाकी दो एंगल हैं ए और बी, बाकी दो बचे एंगल हैं ए और बी, इन दोनों का एवरेज होगी मेरे भाई, इन दोनों का एवरेज होगी एंगल ए प्लस एंगल बी बटे 2। समझ में आ गया,
बाकी दोनों एंगल का एवरेज आ जाएगी a प्लस बी बटे दो, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये आपका एंगल P है और ये आपका एंगल R है। अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूं तो मुझे बताओ इन दोनों एंगल को जोड़ के क्या आएगा, इन दोनों एंगल को जोड़ के क्या आएगा, जल्दी से बताओ। मैंने ए बी का बाइसेक्टर खींचा, पी पे मिलता है, सी डी का बाइसेक्टर आर पे मिलता है, ये एंगल पी है, ये आर है। इन दोनों को जोड़ूं बच्चों तो क्या आएगा, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो बटे दो है, इन दोनों को ऐड करो बटे दो आएगा, ऊपर आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऊपर आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऊपर ही आ जाएगा। और ए बी सी डी क्या होता है 360, ए बी सी डी क्या होता है 360, और 360 बटे दो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ऊपर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360, 360 बटे दो 180 डिग्री, यानी कि एंगल पी और एंगल आर 180 डिग्री के हैं, 180 डिग्री के। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। आया? मान लो कि मेरे भाई ये वाला एंगल क्यों है, भाई ये एंगल भी तो क्यों बन रहा है, एंगल सी और एंगल बी के बाइसेक्टर से ये वाला एंगल भी तो क्यों बन रहा है, भूल गए क्या? भाई ये ए और डी भी तो लगातार एंगल है, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, डी का बाइसेक्टर खींचा, इनके बाइसेक्टर भी से ये एंगल एस बन रहा है, यानी कि ये पी क्यू आर एस भी क्या बन गए, क्वालिटल बन गया, पी क्यू आर एस भी चतुर्भुज बन गया। हमारे पास एक बड़ा क्वाड्रिलेटरल तल था, बड़ा चतुर्भुज, इसके चारों एंगल का ए बी का बाइसेक्टर खींचा, सी डी का, तो बाइसेक्टर खींचने से ये भी एक छोटा सा पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल ही बन गया चतुर्भुज, जिसमें एंगल पी और एंगल आर आमने सामने के एंगल हैं, इनका सम 180 डिग्री। ऐसे ही ये एंगल क्यू और एंगल एस भी आमने सामने के एंगल हैं, तो एंगल क्यू और एंगल एस का सम भी कितना होगा मेरे भाई बताओ? किसी भी क्वालिटर में चारों एंगल को जोड़ के 360 आना चाहिए। अगर पी और आर 180 है तो बाकी एंगल क्यू और एस भी 180 डिग्री होगा, बाकी एंगल क्यू और एस भी 180 डिग्री होगा, यानी कि ये ऐसा स्पेशल क्वालिटर बना है जिसके अपोजिट एंगल का पी और आर का क्यू और एस का सम 180 डिग्री है। और मेरे भाई अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने का सम 180 डिग्री है तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप कहोगे सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किस बीमारी का नाम है, अभी बताऊंगा। ये फायदा होता है मेरे भाई, जो बच्चे 9th क्लास में पढ़े हैं अच्छे से वो ये स्टेटमेंट लिखते ही अपने आप समझ गए होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं बेटा उनको 5 मिनट और लगेगा समझने में, तो आप हर बात में 5 मिनट पीछे रहोगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो मेरे भाई, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स, अगर किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि के ऊपर हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है मेरे भाई। जैसे सर्कल है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स, ये चतुर्भुज है, इसके चारों वर्टेक्स जो हैं एक सर्कल की परिधि पर हैं, तो इसे कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में चक्र चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम होती है कि आमने सामने के जो एंगल होंगे, आमने सामने के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। ये मैं आपको आगे सीट नंबर 15 में बताऊंगा, 14 में बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना। हर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होता, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, पर ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये साइक्लिक है? नहीं, इसके तीनों वर्टेक्स से सर्कल जा रहा है, चौथे से नहीं गया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों शीर्ष, चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे यहां पे 3 तो सर्कल पे है, चौथा नहीं है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये वाला। समझ में आया? तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये पी क्यू आर एस के आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है, और आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे होंगे। एक ऐसा सर्कल होगा दुनिया में जो इन चारों वर्टेक्स से होके गुजरेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये एक कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सवाल है कि आप कोई भी दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठा लो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आप चारों एंगल का बाइसेक्टर खींच लो,
तो चारों एंगल के बाइसेक्टर खींचने से जो नया क्वाड्रेटल बनेगा वो नया क्वाड्रेटल हमेशा साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, कन्फर्म। ठीक है जी। क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिए मेरे भाई, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में 5 बार बोलूंगा, 5 बार लिख लेना। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाई एंगल बाइसेक्टर, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाई एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अनोदर क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral formed by angle bisectors of another quadrilateral is always cyclic quadrilateral, is always cyclic quadrilateral। हिंदी में, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्वि भाजक से बना नया चतुर्भुज हमेशा ही चक्रीय चतुर्भुज होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्वि भाजक से बना चतुर्भुज हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ अनोदर क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी भी चतुर्भुज के, जैसे एबीसीडी चतुर्भुज, इसके चारों कोणों के समद्विभाजक खींचे, चारों कोणों के समद्विभाजक खींचने से जो नया बनेगा PQRS, ये हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा, कन्फर्म, ऑलवेज। सर्कल तो एक ही होता है सर, सर्कल तो एक ही होता है, क्यों? बहुत सारे सर्कल बनाने में, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों वर्टेक्स से एक ही सर्कल गुजरेगा, क्या दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया भाई? अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर अगर आपको समझ में आ गया है प्लीज। इतनी मेहनत से मैं समझाता हूं भाई, पूरी जी जान लगा देता हूं, तो मैं कोई खुशी नहीं होती यार। अरे मुर्दा जिंदा को मुर्दा आदमी हो बेटा, इस सब्जेक्ट से प्यार करो तो ही तुम्हें ये प्यार करेगा। लीचड़ जनरेशन एकदम घटिया है, कोई जोश नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई खुशी नहीं है, फोन देख देख कर मुर्दा से हो गए हो एकदम, कोई उत्साह नहीं। अरे हम भी पढ़ते थे यार बचपन में, मास्टर कुछ बताता था एकदम जोश रहता था, सीखने की खुशी रहती थी, हैं? तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, कचरा कहीं के। चलो, पता नहीं कितना दुर्भाग्य से भरा होगा वो दिन जिस दिन तुम्हारे हाथ में इस देश की कमान जाएगी। लंका लगने वाली है देश की। योर मतलब तुम्हारी जनरेशन बिल्कुल बेकार है, सबसे कमजोर जनरेशन। बताओ जरा, सवाल नंबर 24, क्या आंसर है जी इस सवाल का? If angle bisector of all of a quadrilateral will form another quadrilateral, find the type of newly formed quadrilateral. Cyclic, एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल के बाइसेक्टर से नया चतुर्भुज बनाते हैं, नया चतुर्भुज क्या होगा? हमेशा साइक्लिक होगा। आइए, डायरेक्ट थ्योरम है, थ्योरम ही पूछी गई थी। सवाल नंबर 25 देखो, सवाल नंबर 25, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल सी 72 है, डी 28 डिग्री है, ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, एंगल ए ओ बी क्या है? हालांकि डायग्राम की सवाल में जरा सी भी कोई जरूरत नहीं है, पर मैं बता देता हूं,
मान लीजिए कि जैसे क्वालिटल है ABCD, ठीक है, C 72 D 28, ये 72 डिग्री का है और D 28 डिग्री का है, हालांकि लग नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, बी का बाइसेक्टर खींचा, यहां मिलने हैं पॉइंट ओ पर, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे भाई, एंगल ए ओ बी, ये बाकी दोनों एंगल का एवरेज होगा। 28 डिग्री प्लस 72 डिग्री का आधा, 28 प्लस 72 100, 100 का आधा 50 डिग्री, आंसर आ गया। बोले हाँ, बढ़िया था ना। सवाल नंबर 26, ये बताइए। अब बिना डायग्राम के करो इस सवाल को। क्वाड्रेटल ABCD में C और D के बाइसेक्टर E पर मिलते हैं। हमने दो एंगल C और D के बाइसेक्टर खींचे, ये E पर मिल रहे हैं। ये एंगल है CED 56 डिग्री, A 49 है, B क्या होगा? C और D के बाइसेक्टर E पर मिल रहे हैं, अगर CED 56 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू बाकी दोनों A और B का एवरेज होगी। A का मान 49 डिग्री है, B का मान निकालना है। ये तो हो जाएगा, उल्टा सवाल है। सी और डी के बाइसेक्टर ई पर मिल रहे हैं, तो एंगल सीओडी सीईडी की वैल्यू क्या होगी? बाकी दोनों का एवरेज। 56 दूनी 112, 112 में से आप 49 घटा देंगे 63, ये आंसर आ गया। अगला सवाल लीजिएगा। सवाल है आपके सामने यहां पर 27, करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 है और ये टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। चलिए बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है? आईसीआर टेक्नीशियन का क्वेश्चन नंबर 27 बनाइए। अच्छा शिवम कुमार जी, अरे आंसर बताने लगे यार आप लोग। एक चतुर्भुज ABCD में ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहां पे बोला गया है कि एंगल AOB एक्स है, CD से 20 डिग्री अधिक है, तो D कितना होगा भाई? अगर ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिल रहे हैं, बिना डायग्राम के करो, क्वालिटल है, ए और बी लगातार एंगल है, ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिल रहे हैं, तो ये जो एंगल AOB बनेगा एक्स, क्या होगा? बाकी दोनों एंगल C और D का एवरेज होगा, यानी कि C प्लस डी बटे 2, तो 2 की यहां गुणा हो जाएगी, यानी कि एंगल C प्लस एंगल D बराबर आ जाएगा 2x, ये आ गया 2x। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? सी डी से 20 डिग्री अधिक है, सी एक्सीड्स डी बाई 20 डिग्री, सी डी से 20 डिग्री अधिक है, इसका मतलब अगर आप एंगल सी में से एंगल डी घटाओगे तो 20 डिग्री आएगा, ये कहा गया है बच्चे। तो आपसे पूछा डी का मान क्या है? डी क्या आएगा? दो इक्वेशन है, घटा दो। अगर आप पहली में से दूसरी इक्वेशन को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो सी से सी कट जाएगा, डी में से माइनस डी घटाएंगे 2d, 2d बराबर आएगा 2x माइनस 20 डिग्री, तो 2 काट लेंगे तो d बराबर आएगा x माइनस 10 डिग्री, तो ये x माइनस 10 डिग्री आंसर है। सब बच्चे समझ गए, पहला ऑप्शन। 20 डिग्री वाले गलत है, x माइनस 10 डिग्री। कभी तो तुम सही कर लिया करो भाई, इसमें से इसको घटाना है, इसको कि सी सी कट जाएगा, डी में से माइनस डी घटाएंगे 2d, और 2x में से 20 घटाएंगे 2x माइनस 20,
थोड़ा जोड़ना घटाना तो कम से कम सीख लेते यार, है कि बिल्कुल खोखले हो एकदम। अरे नहीं शिवम कुमार जी, आइए। टाइप खत्म, ये टाइप खत्म होता है। अब आगे चलेंगे, अगला टाइप, आगे चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर है 28 आपके सामने। अगला टाइप, ये बताइए बच्चों, थोड़ा सा अच्छा सवाल है मेरे भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, करो जल्दी से। हाँ देखो बच्चों, इस टाइप में है स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, स्क्वायर इक्विलेटरल के मिक्स ब्रीड क्वेश्चन है। एक वर्ग एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी बनाया गया है। एंगल एपीडी का मान क्या है? ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। मान लीजिए कि ये जो है एक स्क्वायर है, तो पहले आप ये बताओ, क्या आप लोग स्क्वायर समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है? पहले तो आप मुझे बताओ कि स्क्वायर या हिंदी में कहते हैं वर्ग क्या होता है। बड़ा डायग्राम बनाते हैं मेरे भाई, समझने में आसानी रहेगी ये। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने स्क्वायर बनाया ए बी सी डी। तो स्क्वायर मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हों, और जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के हों, चारों एंगल 90 डिग्री को। ये ए बी 90, बी बी 90, सी बी 90, डी बी 90, इसे हम लोग बच्चों स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर का हम विकर्ण खींचे, डायगनल, ये होता है डायगनल कहलाता है, इसे कहते हैं डायगनल हम लोग। तो ये 90 डिग्री का है, तो आधा आधा होता है 45 डिग्री, हाफ हाफ करता है। ये स्क्वायर की छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, बचपन से ही सब बच्चे जानते हैं। चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, चारों कोण बराबर होंगे। अब इस स्क्वायर के अंदर, अंदर बोला है पहली बात तो पढ़िएगा, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया बीपीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया इसके अंदर। ध्यान सुनो, बीपीसी बनाया गया है, यानी कि दो वर्टेक्स बी और सी हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज जो बनाया जाएगा इसके अंदर भुजा बीसी पे बनाया जाएगा, साइड बीसी पे। तो साइड बीसी पर इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है, अंदर। तो भैया अगर आप अंदर बनाओगे तो अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा, ये बन जाएगा मेरे भाई, बोलो हाँ है ना। तो इसके अंदर ये समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बीपीसी। मेरे भाई स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आप ये जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों साइड बराबर होती हैं, यानी कि जो साइड बीसी होगी वही साइड पीसी होगी, वही पीबी होगी। हो गया ना, तो ये बीपीसी बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्क्वायर की चारों साइड हैं वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड है, क्योंकि यहां स्क्वायर की साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कॉमन है। जो स्क्वायर की भुजा है बीसी वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है। तो मेरे भाई यहां स्क्वायर की साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बराबर हो गई, स्क्वायर की चारों भुजा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो गई। आपके मन में डाउट आ गया कि सर ये आपने अंदर यहां क्यों नहीं चिपकाया? देखो भैया, मान लीजिए स्क्वायर है,
स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर हैं। एक बच्चा कह रहा है सर समबाहु त्रिभुज बनाना है, ऐसे क्यों नहीं बनाया? ये नहीं बन सकता बेटा, ये नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको x मानते हैं तो ये x/2 आएगा, तो यहां पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस से रूट पुट में चला जाएगा, जबकि समबाहु त्रिभुज की भुजा भी x रहनी चाहिए, इसलिए अंदर ही बनेगा, वहां आगे तक नहीं पहुंचेगा। ये समबाहु त्रिभुज बनेगा मेरे भाई वर्ग के अंदर। आपसे जो सवाल में पूछा है वो ये पूछा है कि ये एंगल APD यानी कि A से P को मिलाओ और P से D को मिलाओ। क्या आप लोगों ने मिला दिया? आप बोलोगे सर मिलाने का ही तो काम जानते हैं बस हम। ये एंगल जो बन रहा है एंगल APD, ये वाला एंगल आपको बताना है, बस इतना सा सवाल है और कुछ भी सवाल में नहीं है, ये सवाल है। सब लोग सवाल समझ गए? शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ा चुका हूं, समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तीनों 60 डिग्री के होते हैं। उसके बाद स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 60 है तो नीचे क्या बचा? 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बचा। ऊपर भी कितने डिग्री का एंगल बचा मेरे भाई? 30 डिग्री का एंगल बचा, 30 डिग्री का। अब क्या करें क्या करें? तो मेरे भाई एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा चुका हूं किसी भी चतुर्भुज में अगर दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर, इस वाले क्वाड्रेंट को देखो, इस वाले क्वाड्रेंट को दिख रहा है, इसमें दो साइड बराबर है भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और ये स्क्वायर की साइड, ये दोनों ही साइड बराबर है। अगर दो साइड बराबर है तो बाकी दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, यानी कि जो ये वाला एंगल आएगा मेरे भाई, जो ये वाला एंगल आएगा, जो ये एंगल आएगा बच्चों, जो ये एंगल आएगा, वही सेम टू सेम ये वाला एंगल भी होगा। दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे भाई? दो साइड बराबर तो ये दोनों एंगल भी बराबर जाएंगे, जो ये वाला एंगल आएगा वही सेम टू सेम ये वाला एंगल भी आएगा। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा? 150 डिग्री। 180 माइनस 30, 150 डिग्री। और ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो 150 का आधा, हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि ये भी 75 डिग्री का आ जाएगा और ये भी 75 डिग्री का आ जाएगा। समझे बात को? आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ गए? ये P है बेटा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से P। सेम टू सेम ऊपर भी ऐसे ही होगा भैया, सेम टू सेम चीज ऊपर है, कोई भेदभाव थोड़ना है, ऊपर सेम टू सेम चीज ऊपर है ना? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, 30 डिग्री है, बाकी 150, आधा आधा हो जाएगा, 75-75। सेम टू सेम यहां पर भी ये एंगल 75 डिग्री का आ जाएगा, 75 डिग्री का आ गया। बोलो हाँ। अब हमें ये एंगल निकालना है APD, ये पूरा एक सर्कल है, पूरा राउंड है। मैंने आपको बताया किसी भी चौंच पे पूरा एक राउंड मारोगे तो एक कंप्लीट राउंड 360 डिग्री के कोण के बराबर होता है। तो सारा पॉइंट P पे सारा जोड़ के 360 होना चाहिए। 75 75 हो रहा है 150, 150 में 60 जोड़ूंगा 210, तो बाकी एंगल क्या बचा? 360 में से 210 घटाऊंगा 150 डिग्री। ये जो एंगल APT बन रहा है 150 डिग्री का आएगा और ये आंसर है 150 डिग्री का। ऑप्शन नंबर है D, 150 डिग्री। मजा आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, आगे चलिए। सवाल नंबर 29 बनाओ बच्चे। सवाल नंबर 29 करो। एक और सवाल स्क्वायर पे, एक और सवाल होगा मेरे भाई इसी फिगर पे। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल AB इज ड्रॉन ऑन द साइड AB ऑफ स्क्वायर ABCD। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आउटसाइड द स्क्वायर। ओके। लाइन DE एंड डायगोनल AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, फाइंड COD। ओके, बहुत बढ़िया सवाल।
बेस्ट क्वेश्चन है ये, 2014 के सीजल मेंस का पूछा हुआ है। 10 साल पुराना क्वेश्चन है मेरे भाई, लेकिन आज भी मैं करवाता हूं बैच में, क्योंकि बच्चे सीखेंगे, यहां से सीखने वाला सवाल है बेटा, केवल टाइम पास करने वाला नहीं है। देखो, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है एक स्क्वायर एबीसीडी की भुजा AB पर, और समबाहु त्रिभुज जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो स्क्वायर के बाहर है। भुजा AB पर बनाना है ना, तो ऐसे कर लो प्यारे बच्चों, ये है स्क्वायर ABCD। डायग्राम को भी ना सोच लिया करो दिमाग में, ABCD, ये स्क्वायर ABCD है। पहली बात तो अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, हर कोई बच्चा जानता है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड AB पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा मेरे भाई स्क्वायर के बाहर। ये बनेगा प्यारे बच्चों, यही बन जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया मेरे भाई, यहां पे ABE, ये वाला वर्टेक्स फिर E होगा, ABE। बोलो ना, ठीक है जी। अब स्क्वायर की साइड AB है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड AB, यानी कि जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी। स्क्वायर की साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बराबर आ गई है ना। तो हमें AB पर बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस ले लिया इधर। आगे देखे, लाइन DE और डायगोनल AC पॉइंट O पर काटते हैं, मिला दो। तो लाइन DE यानी कि ये वाली लाइन गोरी लाइन है मेरे भाई, ये वाली लाइन DE, और डायगोनल किधर गया, डायगोनल AC, ये वाला डायगोनल है AC। ये लाइन DE और ये डायगोनल AC एक दूसरे को कहां काटते, यहां काटते बेटा, यहां पर पॉइंट O पर, पॉइंट O पर काटते हैं। तो आपसे पूछा COD, यानी कि COD, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल। क्या आप मेरी बात को समझे? मींस का सवाल है, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत हल्का होगा, पूरी का नहीं है। DE और AC O पर काट रहे, तो COD ये वाला एंगल पूछा। जरा सोचो, चित्र बना दिया मैंने, अब आप सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से बताओ। कुछ लोग बता रहे हैं 60, कुछ लोग बता रहे हैं 75। देखो भाई, पहले आप ये देखो घूर के कि ये एक्चुअली है क्या। ये जो एंगल है, ये इस ट्राइंगल AOD का एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर। तो मुझे इसी ट्राइंगल पे काम करना है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब एक बार बताओ, ये बाद में बताना, पहले आप मुझे ये वाला एंगल निकाल के बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ये वाला एंगल, ये एंगल निकाल के बताओ। ये एंगल पता चलेगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। बात समझिएगा कि ये 90 डिग्री का, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, इस 60 डिग्री का है प्यारे बच्चों। तो अगर आप इस त्रिभुज को देखो मेरे भाई, इस वाले त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज, क्या इसमें ये दो साइड बराबर है? अगर मैं ट्राइंगल DAE को देखूं, ट्राइंगल DAE को, ये ऐसा ट्राइंगल है मेरे भाई, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 का, ये 60 का, ये वाला एंगल 150 डिग्री का हो रहा है, 150 डिग्री का, और बाकी दोनों साइड बराबर है।
ट्राइंगल DAE, इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल DAE को, ये 90 डिग्री स्क्वायर का 60 डिग्री, 90 60 150, बाकी दोनों साइड बराबर है, तो दोनों कोण भी बराबर होंगे ये दोनों। अगर 150 डिग्री है तो बचा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये दोनों बराबर होंगे, आधा आधा तो 15 15 डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आधा 15 15, यानी कि ये एंगल 15 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 15 डिग्री का होगा। आप इतनी बात अच्छे से समझ गए, बोलो ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, गार्डन गार्डन सा हो गया दिल। मैंने अभी समझाया कि अगर भाई कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल आप खींचेंगे तो बाइसेक्ट आधा आधा करेंगे, 90 को आधा आधा कर देंगे 45 45, ये डायगोनल AC है ना, ये डायगोनल है, तो हाफ हाफ हो जाएगा ना, आधा आधा, 45 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अगर हम ट्राइंगल AOD को ध्यान से देखें, AOD को, ये 15 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का, ये इसका एक्सटीरियर है, 15 जमा 45 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का कोण आ गया, बी ऑप्शन आंसर था 60। कुछ था ही नहीं सवाल में। बताओ बच्चों कैसा लगा सवाल? टाइप खत्म। आज की क्लास में हमने 4 कंसेप्ट जाने, एक ये रहा कंसेप्ट, एक ये रहा कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ये रहा, और ये एक पूरा टाइप हमने जाना है। ठीक है जी, आगे सवाल नंबर है 30। अगला टाइप, प्यारे स्टूडेंट्स, अगला टाइप, और हम इस टाइप के 2 सवाल लेंगे। आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, इन द ट्राइंगल DEF शोन बिलो, आपके सामने डायग्राम है, पॉइंट ABC है, साइड DE पे, DF पे और EF पे है भाई। यहां AC EC के बराबर है, BC CF के बराबर है, एंगल D 40, ये 40 डिग्री का है, AC भी पूछा है। क्या मैं सवाल को बड़ा कर दूं? आपने सवाल पढ़ लिया? क्या आपने सवाल पढ़ लिया मेरे भाई? ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, सब बच्चे ध्यान सुनेगा। ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का। अब यहां पर साइड DE पर एक पॉइंट है E, इस प्रकार से कि AC जो है EC के बराबर है। ठीक है जी, यानी कि ये जो AC है EC के बराबर है। ऐसे ही भुजा DEF पर पॉइंट B है कि ये जो BC है, ये जो मेरे दोस्तों यहां BC है, ये जो है FC के बराबर है ना, CF बराबर BC। तो ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला सवाल है मेरे भाई, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? अब बताओ बच्चों, ये वाला एंगल, दिस इज माय क्वेश्चन, और कुछ नहीं दिया सवाल में। हालांकि इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, पर वैल्यू पुटिंग अलजेब्रा जिस दिन आप पढ़ लोगे तब आप कर पाओगे, मैं आज बेसिक से ही बताऊंगा। देखो, एक और थ्योरम लिख लीजिए, हालांकि थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और थ्योरम लिख लीजिए मेरे भाई सब लोग, किसी भी क्वालिटल में लगती है थ्योरम। नेक्स्ट, हाँ जी, अगला कंसेप्ट, मान लीजिए कि मेरे भाई ये क्वालिटल है ABCD, ABCD। अगर किसी भी क्वाड्रेटल के कोई भी 2 इंटीरियर एंगल ले लो, कोई भी 2 इंटीरियर एंगल, कोई भी 2 इंटीरियर एंगल ले लीजिए, मान लीजिए कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल थीटा, कोई भी 2 ले लीजिए, कोई भी 2। तो मैंने किसी क्वाड्रेटल के 2 इंटीरियर एंगल ले लिए और बाकी 2 वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल ले लिए, बाकी 2 वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल ले लिए मेरे भाई, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि मेरे दोस्तों ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। क्या आप मेरी बात को समझे? किसी भी क्वाड्रेटल में आप कोई भी 2 अंदर के एंगल लो, इंटीरियर एंगल, और बाकी 2 वर्टेक्स पे बाहर के एंगल लो, बाकी 2 वर्टेक्स पे ये वाला बीटा है और ये वाला गामा है, ये गामा है। तो थ्योरम ये कहती है, आप खुद से प्रूफ कर सकते हो, मेरे बताने की जरूरत नहीं, खुद से आप कर लोगे, समझदार हो,
कि जो अल्फा प्लस थीटा होगा वही बीटा प्लस गामा होगा। ये थ्योरम है मेरे भाई, वही बीटा प्लस गामा होगा। ठीक है जी। किसी भी क्वालिटर में कोई भी दो एंगल अंदर के, कोई भी दो एंगल बाहर के, तो जो अंदर का जोड़ आएगा वो बाहर का। ऐसे भी हो सकता है मेरे भाई कि ये क्वालिटल है, ये क्वालिटल है, आपने ये दो एंगल लिए अंदर के अल्फा थीटा, ये दो एंगल लिए आपने अंदर के अल्फा थीटा, और बाकी दो वर्टेक्स पे बाहर के एंगल, ये बाकी दो वर्टेक्स से बाहर के एंगल बीटा गामा। तो अभी भी अल्फा प्लस थीटा बराबर आएगा बीटा प्लस गामा के। किसी भी चतुर्भुज में दो एंगल अंदर के, दो एंगल बाहर के, दो इंटीरियर दो एक्सटीरियर, हमेशा सम बराबर होता है कोई भी। अगर आप ये सवाल देखो तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो बन रहा है ए सी बी डी, ये क्वालिटरल ही बन रहा है। मैं ये बात बता चुका हूं कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड बराबर है, थ्योरम 100% लगेगी। दो साइड बराबर दो एंगल से, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा आएगा। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये सी बी एफ आइसोसेलेस है, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। अगर मैं बड़े ट्राइंगल को देखता हूं, डीईएफ को, बड़े ट्राइंगल को, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए, 40 डिग्री है। अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो बाकी दोनों जो एंगल बचे अल्फा प्लस थीटा, बाकी जो दोनों एंगल बचे अल्फा प्लस थीटा, उनकी वैल्यू क्या आएगी? 180 डिग्री में से 40 घटाएंगे 140 डिग्री। अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो बाकी जो दो एंगल बचे उनका सम क्या आएगा? 140, 180 माइनस 40। अब आप इस क्वाड्रेटल को ध्यान से देखो, चतुर्भुज ही तो है। इस चतुर्भुज को आप ध्यान से देखो, इस चतुर्भुज में दो एंगल हैं बाहर के, अंदर के, और दो एंगल हैं एक्सटीरियर, बराबर होना चाहिए। दो एंगल इंटीरियर हैं, दो एक्सटीरियर हैं, कि जो एक्सटीरियर एंगल है एल्फा प्लस थीटा, एक्सटीरियर एंगल का सम है एल्फा प्लस थीटा, एल्फा प्लस थीटा यानी कि 140 डिग्री, वो अंदर के एंगल के बराबर होगा, यानी कि 40 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये 140 में से 40 घटाएंगे 100 डिग्री, तो एंगल ए सी बी का जो मान है बच्चे वो 100 डिग्री आ जाएगा। ये रहा सी ऑप्शन 100। इस चतुर्भुज में बाहर वालों को जोड़ के 140 आ रहा है, तो अंदर वालों को जोड़ के भी 40 और 100, 140 आना चाहिए। 100 डिग्री आ गया आंसर 1 सेकंड का। एक सवाल और पूछूंगा इसी पर बेस्ड, थोड़ा सा अलग है, जरा कमेंट्स में बताइएगा। इसी पर बेस्ड हम एक सवाल और पूछेंगे। बताओ मेरे बंधु, करो जरा। आ गया? अरे वाह, तालियां होनी चाहिए मेरे भाई आपके। तुम एकदम एक नंबर बालक हो, सबको लकड़ी का ऑस कर दूंगा मैं। 30 डिग्री आ गया बेटे सवाल का आंसर, सही है एकदम, सब बच्चों का आया है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चे 9। अगला सवाल नहीं, अगला कंसेप्ट है, और ये आज की क्लास का आखिरी कंसेप्ट रहेगा। ज्योमेट्री ऐसे ही है मेरे भाई, द कंसेप्ट लो कंसेप्ट, कंसेप्ट पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए मेरे भाई। ठीक है जी। किधर गया? पीपीटी भी तो थी ज्योमेट्री की हमारी, डाउनलोड्स में है क्या केशव? ज्योमेट्री की पीपीटी भी तो थी। हाँ ये रही, ये देखो, ये रहा। ये थ्योरम है, समझ लीजिए मेरे भाई दिमाग में। किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी,
और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। किसी ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें ये वाला एंगल 31 डिग्री का है, ये वाला जो ये एंगल 41 डिग्री का है मेरे दोस्तों, ये एंगल 59 डिग्री का है, नहीं ये वाला एंगल 21 डिग्री का है, ये 58 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ये 101 डिग्री का है। कोई प्रॉब्लम? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं। एक एंगल 121 डिग्री का है या 58 डिग्री का है, तीसरा एंगल 101 डिग्री का। थ्योरम ये कहते हैं किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी। ट्राइंगल में 3 एंगल होंगे, बड़ा छोटा होगा। जो सबसे बड़ा एंगल है उसके मुंह फाड़ के सामने सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने सबसे छोटी भुजा, और जो बीच का एंगल उसके सामने बीच की साइड आएगी मेरे भाई। ये नियम है। हां, अगर किसी ट्राइंगल में तीनों ही एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड ही बराबर हो जाएंगे, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ऐसा केस ही नहीं है मेरे भाई। तो जैसे इस ट्राइंगल में यहां पे सबसे बड़ा एंगल है एंगल ए, एंगल ए सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा। तो एंगल ए, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने की भुजा बीसी होगी। अगर हम एंगल ए के बात कर रहे हैं तो एंगल ए को हटाओ, बाकी बीसी बचा, एंगल ए के सामने की भुजा बीसी होगी। तो यहां पर बीसी जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है बीसी, लार्जेस्ट एल। उससे छोटा एंगल है बी, बी छोटा एंगल है, तो बी जो है मिडिल वाला होगा मेरे, मिडिल वाली साइड है ना। एंगल बी के सामने सी है। सबसे छोटा एंगल है यहां पे सी, सबसे छोटा एंगल सी है, तो एंगल सी के सामने जो साइड होगी वो स्मॉलेस्ट साइड होगी, सबसे छोटी। ये नियम है, समझ में आ गया। अगर एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के सामने ए बी, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी भुजा, मिडिल एंगल के सामने मिडिल साइड होगी। अब इस पे पेपर में सवाल आते हैं मेरे दोस्तों, सवाल करेंगे, आ जाओ जरा। 3-4 सवाल, तीनों ही प्रीवियस ईयर हैं। ये वाला 32वां 33वां क्वेश्चन जो है ये कल करेंगे। नहीं 32वां तो करना ही है अभी। हाँ, ये वाला बताओ ना। हाँ, ये डायग्राम कुछ ना गलत हो गया। ये 32वां 33वां मेरे दोस्तों कल करेंगे। ये थोड़े हैवी सवाल है, खोपड़ी में दर्द हो जाएगा, पहले ही करो आसान आसान से। ये बताइए 34वां, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 46 डिग्री है, एंगल बी 58 डिग्री है, एंगल सी 76 डिग्री है, तो कौन सा विकल्प सत्य है? आपके सामने ट्राइंगल है एबीसी, 3 एंगल दिए, कौन सा सही है? यानी कि साइड्स के बारे में बताना है। सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे बड़ा एंगल है सी, एंगल सी के सामने ए बी सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, ए बी सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, ए बी सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, गलत। उसके बाद बीच का एंगल है बी, तो बी के सामने क्या आएगा एसी, एसी बीच में आना चाहिए, एसी बीच में आ रहा है। सबसे छोटा एंगल है, तीनों एंगल में सबसे छोटा ए है 46 डिग्री, तो एंगल ए के सामने बीसी, एंगल ए के सामने बीसी बचेगा, स्मॉलेस्ट आएगा। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या गया मेरे दोस्तों? सवाल का आंसर पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है आपके सामने 35, बनाओ जरा। ये देखिए सवाल जो है लेटेस्ट एग्जाम सीपीओ के पेपर में आया बच्चे 2023 में। सीपीओ में ट्राइंगल पीक्यूआर में 3 एंगल है, पीक्यूआर 3 4 8, ट्राइंगल की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा बताओ। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल नहीं दिए, तीनों एंगल का रेशियो दिया। अब जाहिर सी बात है जिस एंगल का रेशियो बड़ा होगा वो एंगल भी सबसे बड़ा होगा। 3 4 8 में सबसे बड़ा एंगल है ये 8, यानी कि एंगल आर लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। सबसे छोटा दिख रहा रेशियो में 3, यानी कि एंगल पी स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। तो आपसे पूछा सबसे छोटी भुजा, तो एंगल पी सबसे छोटा है, तो एंगल पी के सामने क्यू आर,
एंगल पी के सामने क्यू आर सबसे छोटी भुजा आएगी। ये दो ऑप्शन हट गया, बिना डायग्राम बनाए होगा। तीनों ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 3 4 8 रेशियो में आर है, सबसे बड़ा एंगल आर है, तो आर के अलावा बचा पीएस, तो पीएस सबसे बड़ी भुजा होगी। सॉरी, आर के अलावा बचा पी क्यू, आर के अलावा क्या बचा पी क्यू, तो पी क्यू सबसे बड़ी भुजा होगी। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आ गया आंसर डी। बिना डायग्राम में पी सबसे छोटा कौन, तो पी के सामने क्यू आर सबसे छोटा, आर सबसे बड़ा कौन, तो आर के सामने पी क्यू सबसे बड़ा। तो यहां पे डी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है, गलत है बेटा। नेक्स्ट और आखिरी सवाल इस कंसेप्ट का भी और आज की क्लास का भी, ये बताइएगा, ये बताओ जल्दी से। हाँ जी, इस सवाल जो है दूसरी जगह कट गया, ये बताना। इसका डायग्राम भी है, ये 60 डिग्री का है, 32वें सवाल में लग गया इसका डायग्राम, कोई बात नहीं। अब बताओ जी इसका क्या आंसर है। समझ नहीं है बेटा, अब समझने का समय भी नहीं है, समझने लायक भी नहीं हो तुम, अब करो जल्दी से। किसी ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे के सामने की भुजा सबसे छोटी। मान लो एंगल पी, ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी सबसे छोटा एंगल है, तो पी के सामने भुजा क्यू आर बनेगी। अरे भाई मान लो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी सबसे छोटा एंगल है, तो पी के सामने ऑटोमेटिकली भुजा क्यू आर बनेगी। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का रेशियो दिया, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर का 3 4 8, रेशियो में सबसे बड़ा एंगल 3 4 8 में ये 8 हो रहा है, यानी कि ये वाला एंगल तीसरा आर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा हो रहा है 3, यानी कि एंगल पी सबसे छोटा है। अगर एंगल पी सबसे छोटा है तो पी के सामने की भुजा क्यू आर सबसे छोटी होगी। अब बताना सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा क्यू आर होगी, दो ऑप्शन हट गया। एंगल आर सबसे बड़ा है, एंगल आर के सामने होगा पी क्यू, पी क्यू सबसे बड़ी भुजा होगी, ये हो गया। पता नहीं क्या करते हो यार तुम लोग। एबीसी एक ट्राइंगल है, अच्छा वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड को स्मॉल सी कह देते हैं, ये नोटेशन है। वर्टेक्स ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। ये है मेरे दोस्त। एक बार बताओ, आपके सामने डायग्राम है, बोला है एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री का बताया हुआ है, आगे कहा है कि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक बार बताओ, अगर किसी ट्राइंगल में ये एक एंगल 60 डिग्री का है, तो बाकी जो दो एंगल बचे बी और सी, इनका सम क्या आएगा। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री का है, तो बाकी दोनों एंगल का सम 120 डिग्री का होगा। 180 में से 60 घटाओ 120 डिग्री, आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है बी बड़ा है सी छोटा है, सुनना मेरी बात को। अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर होते, देखो दो एंगल का सम 120 है बी और सी का,
अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर होते तो दोनों एंगल होते 60-60 डिग्री के। क्या मेरी बात सही है? 60 डिग्री के होते। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल होते मान लो, तो दोनों 60-60 होते, क्योंकि 60 + 60 120 डिग्री। लेकिन बोला है बी बड़ा लेना है, सी छोटा। अगर बी बड़ा लेना है तो इसका मतलब एंगल बी जो होगा वो 60 डिग्री से ज्यादा होगा और एंगल सी जो होगा वो 60 डिग्री से कम होगा, तभी तो बात बनेगी मेरे भाई। अगर दो एंगल का सम 120 डिग्री है, अगर वो बराबर होते तो आधा आधा होता 60-60, लेकिन ऐसा नहीं है। बी बड़ा लेना है, सी छोटा, यानी कि बी 60 डिग्री से बड़ा लेना पड़ेगा और सी की औकात को 60 डिग्री से छोटा लेना पड़ेगा। तो भाई इन तीनों ट्राइंगल एबीसी में बी ए एंगल 60 डिग्री का है, बी 60 डिग्री से बड़ा है, सी 60 डिग्री से कम है। तो सबसे बड़ा एंगल हुआ बी, सबसे बड़ा एंगल आपका बी हुआ। क्यों? कि बी 60 डिग्री से ज्यादा है। तो बी के सामने की भुजा है स्मॉल बी सबसे बड़ा होगा, स्मॉल बी सबसे बड़ा होगा। दो ऑप्शन गलत हो गए। बीच में आएगा एंगल ए, क्योंकि एंगल सी 60 डिग्री से कम है। एंगल ए 60 है, एंगल सी 60 डिग्री से कम है, तो ये मिडिल में आएगा। 60 डिग्री के सामने स्मॉल ए, ये मिडिल में आएगा, ये आंसर है। सबसे छोटा एंगल सी होगा, एंगल सी के सामने स्मॉल सी सबसे छोटा आएगा, यही करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। समझ में आ गया बच्चों? आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है बच्चों?